हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन का सेट नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, इसे पीछे वाले वीडियो में सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो में सेट नंबर 3 को भी हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो 40 क्वेश्चन हम बताएंगे तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 40 में से 40 कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक ना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। सेट नंबर 2 में भी इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। जब निश्चित दिशा में जाएगा कोई वस्तु तो उसका जो तय की गई दूरी क्या होता है, उसे वेग कहते हैं। और केवल पूछेगा कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को तो चाल बोलते हैं। चाल में निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन वेग में निश्चित दिशा होती है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन दो जगहों की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। यानी वाहनों में जो तय की गई दूरी को मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और जो चाल को मापता है उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर बोलते हैं। और जो ताप को नापता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर, जिससे टेम्परेचर, जैसे बुखार नापने का एक यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग का ऐसा मात्रक क्या है। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये मीटर प्रति सेकंड वेग का, और चाल का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट है कि निम्न में किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है। तो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया है। कौन से राशि है जिसका ऐसा मात्रक समान होता है। तो चाल और वेग, अभी आपको बताइए। चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। देखिए, वेग को जब आधा करेंगे और द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो वह वही रहेगा जो पहले था। मतलब ठीक ना, उसका संवेग क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले था। संवेग चेंज का जो होता है, जब आप वेग को 2 गुना कर देंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो पूछा क्या गया है। मतलब एक वस्तु ए है जिसका द्रव्यमान 6 kg दिया गया है, एक वस्तु बी है जिसका द्रव्यमान 34 kg दिया गया है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। क्या ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, नहीं, क्योंकि ए का जड़त्व 6 kg है और बी का जड़त्व 34 kg है, तो कैसे अधिक होगा। तो ये तो गलत है। मतलब ये जो ऑप्शन है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में क्या बोला है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। हाँ, ये सही है, क्योंकि बी का जड़त्व ए से क्या है, अधिक है। तो ये बात क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन 3 में ए का जड़त्व बी का जड़त्व बराबर है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 4 नंबर में ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। देखिए, ए का जड़त्व 6 kg है, बी का जड़त्व 34 kg है, तो शून्य तो हो नहीं सकता। इसका माने क्या हो गया कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति के कितने नियम है, 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो प्रथम गति को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय गति से बल का डेफिनेशन निकलता है और तृतीय गति से क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रथम नियम थे न्यूटन गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, चंद्रमा पर भार पूछा है।
तो भार का एक फार्मूला होता है, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। अब इसे याद रखिएगा। तो देखिए द्रव्यमान कितना दिया है 60 kg, तो यहाँ रखेंगे 60 kg। त्वरण, त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम लोग जी के नाम से भी जानते हैं, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और इस जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो इस जी का मान क्या रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600 न्यूटन हो जाएगा। अब पूछा है चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा पर भार पूछा है तो क्या करेंगे 1/6 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के भार का चंद्रमा का भार 1/6 गुना होता है। तो 6 से काट देंगे तो कितना बार में 6 कम 6 00 यानी 100 निकल गया। और भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए यहाँ देंगे न्यूटन। तो 100 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। अब याद कीजिए, दो गो वस्तु है, ठीक है, दो गो वस्तु है, इसके बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब डिस्टेंस को घटा देंगे। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा जब उसको डिस्टेंस आधा कर देंगे तो। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। ध्वनि का मतलब होता है साउंड, तो साउंड ठोस में भी जा सकती है, तरल में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है। इसका मतलब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। जो वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगे का, या अनुप्रस्थ तरंगे का, या विद्युत चुंबकीय तरंगे का, या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है ये किसका उदाहरण होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्रवण की श्रव्यप्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। देखिए मानव श्रवण मतलब मानव में कान की सुनने का जो प्रास होता है, आपको याद होना चाहिए कि 20 हार्ज यानी 20 हार्ज से 20,000 हार्ज तक होती है, ठीक है, 20,000 हार्ज तक होती है। अब ये देखिए, ये तो ऊपरी सीमा हो गया 20,000 हार्ज और निचली सीमा हो गया 20 हार्ज। तो आपको पूछा है ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा क्या आ जाएगा 20,000 हार्ज। के का मतलब होता है हजार, है ना, और हार्ज ये आवृत्ति का ऐसा मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक, तो कितना डिग्री में बर्फ गलने लगता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ गलने लगता है। तो यहाँ तो 0 डिग्री ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। आप 0 डिग्री सेल्सियस याद करो किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 273.16 केल्विन, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और डी नंबर ऑप्शन यानी 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। जब दो विभिन्न अलग अलग पदार्थ है दोनों जब स्वतः मिलता है तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित करने का सेंस मतलब उसको अधिक से अधिक दबाया जा सकता है, ठीक ना। तो नमक को तो दबा नहीं सकते हैं अधिक, तेल को तो सकेंगे नहीं क्योंकि ये द्रव है, जल को भी नहीं सकेंगे। तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, जितना भी प्रेशर करेंगे ये उतना ही दबेगा, ठीक ना। जैसे सिलेंडर में गैस जो होता है, ठीक है, सिलेंडर वाला गैस उसमें पूरा दबा रहता है, क्योंकि जब लीकेज होता है ना तो पूरा तेज़ी से निकलता है, यानी गैसों को हम दबा सकते हैं। तो इसका संपीड़ित किया जा सकता है किसे, हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक पिछले वाला आप लोग को सेट नंबर 2 में भी आपको बताए थे, जब दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए लोहा तो यौगिक है नहीं, पीतल भी यौगिक नहीं है। पीतल दो पदार्थों को मिलने से बनता है, जिंक और कॉपर से, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो जिंक और कॉपर थोड़ा कम मात्रा में मिलाएंगे, अधिक मात्रा में मिलाएंगे, ठीक ना, तो ये बन जाएगा पीतल। तांबा भी बन जाएगा, लेकिन जल को निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जल का फॉर्मूला ही होता है H2O। तो
तो ये निश्चित अनुपात होता है। तो यहाँ यौगिक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा, आपका यौगिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है। अभी आपको बताएं कि पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जल का बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि जल से बर्फ और बर्फ से जल बन जाएगा। भोजन का पाचन, यही हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र तो H2SO4 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है बी 2 नंबर में। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। अब यहाँ क्या पूछा है, जल का पूछा गया है, H2O, तो हाइड्रोजन एगो मोल हो गया और ऑक्सीजन एगो मोल हो गया। तो कितना मोल हो गया, 2 ठो मोल हो गया। तो 2 ठो मोल उपस्थित है। नेक्स्ट है कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। आप मोलर द्रव्यमान का वीडियो आप लोग हम बना दिए हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान देखिए आपको निकाल के बताते हैं। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब 2 को है तो इसे 2 से हम लोग गुना करेंगे, बीच में देंगे प्लस। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होता है, सॉरी 1 होता है। अब ये 2 है तो 2 से गुना करेंगे, तो 12 दूनी हो जाएगा 24 और 2 एकम 2, 24 2 कितना हो जाएगा 26। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एगो होता है और एक होता है प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला याद करने पर है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इस फॉर्मूले के माध्यम से यानी ट्रिक्स के माध्यम से तीनों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया, ट से क्या हो जाएगा, टॉमसन ने। प से होता है प्रोटॉन, ठीक है, और र से हो जाए रदरफोर्ड, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने करेगा। न से होता है न्यूट्रॉन, इसका खोज च से चैडविक ने किया था। ठीक है, तो ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन ने खोज किया। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड ने खोज किया। न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक ने मतलब इसका खोज किया था। तो इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो ईंट, ईंट से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, तो जे टॉमसन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मान दिया है 11 और न्यूट्रॉन का मान दिया है 12, तो क्या पूछा है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही तो परमाणु संख्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या, ये तीनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है आपस में एक दूसरे के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान 11 दिया है तो इसमें प्रोटॉन का मान भी 11 होगा और इसमें परमाणु संख्या भी 11 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसका द्रव्यमान पूछता तो इसका 11 और 12 जोड़ देते कितना हो जाता, 23, तो इसका सही आंसर हो जाता 23। लेकिन पूछा है परमाणु संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। देखिए, समस्थानिक जब पूछा है तो क्या होता है, इसमें समान स्थान होता है। अब किसका किसका, जैसे एक होता है परमाणु द्रव्यमान और एक होता है परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। और एक होता है समभारिक, समभारिक में क्या होता है, भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, समान नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 26वां नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, हम लोग सेट नंबर 2 में देखे थे, लेकिन इसको बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है
या प्लास्टिड बनाता है, या गोल्जी उपकरण बनाता है, या राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को बनाता कौन है? गोल्जी उपकरण ही बनाता है लाइसोसोम को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन दिया, अवशोषण द्वारा, या विसरण द्वारा, या प्रसरण द्वारा, या संवहन द्वारा। कोशिका झिल्ली जो है, जिसे हम लोग पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है और खराब पदार्थों को अंदर नहीं आने देता है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? कोई भी पौधा होता है, ठीक ना, तो उसके शीर्ष पर मतलब उसके खोपड़िया पर, सबसे ऊपरिया पर, है ना, कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्य ऊतक पाया जाता है, या जाइलम ऊतक पाया जाता है, या फ्लोएम ऊतक पाया जाता है, या पेरपेरम कैमा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, यानी विभज्य ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव का उदाहरण है? एक कोशिक का उदाहरण, तो एक कोशिक का उदाहरण कौन है? अमीबा है, याद रखिएगा। गेहूं, चिड़िया, प्याज, ये सब नहीं है। नेक्स्ट है कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है कौन से वर्ग में आते हैं? फंजाई के वर्ग में आते हैं, प्लांटी के वर्ग में आते हैं, या मोनेरा के वर्ग में आते हैं, या प्रोटिस्टा के वर्ग में आते हैं। तो जीवाणु हमेशा क्या आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, या एंजियोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? जो ब्लू वेल है, दुनिया का सबसे बड़ा जीव जो मछली में आता है, ठीक ना, तो किस वर्ग से संबंधित है? सरीसृप से संबंधित है, या पक्षी से सिर्फ संबंधित है, या स्तनपायी से, या मत्स्य से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मत्स्य से संबंधित है ब्लू वेल। नेक्स्ट है कि रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? जो तरल आधात्री भाग होता है रक्त में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जल कहते हैं, या प्लाज्मा कहते हैं, या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, या प्लेटलेट्स कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमारे रक्त में प्लाज्मा 60% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो कोई भी जीव है, उसके वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उसका मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास हो सकता है, यानी निवास स्थान, या उसके पोषण की प्रक्रिया, या उसका कोशिका संरचना, या उसके जनन की प्रक्रिया। तो मूलभूत लक्षण जो होगा किसी भी जीव के वर्गीकरण का, तो उसका होता है उसका कोशिका संरचना होता है, ठीक ना, क्योंकि वही सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी जीव का बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, ये सेट नंबर 1 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी से याद रखिएगा रविवार, रबी से क्या याद रखिएगा? रविवार। याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। रविवार में क्या होता है? रविवार को हम लोग पूड़ी खाते हैं। क्या खाते हैं? पूड़ी। पूड़ी समझते हैं? पूरी जिसको बोलते हैं। और चना का हम लोग दाल खाते हैं, यानी पूड़ी और चना का दाल खाते हैं। तो इसमें पूड़ी क्या होता है? गेहूँ यानी आटे का बनता है, तो गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। चना, तो चना भी क्या हो जाएगा? रबी फसल। तो ऑप्शन देखिए, धान तो खरीफ फसल है, मक्का भी तो खरीफ फसल है क्योंकि ये दोनों एक बार लगाते हैं, अरहर भी तो खरीफ फसल है क्योंकि ये तीनों लगभग एक ही सीजन में और एक ही बार लगाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चना। चना क्या है? रबी फसल है। यहाँ से एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा फसल वाला से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मतलब क्या होता है? यह फैलता नहीं है एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में। तो खांसी, जुकाम, रतौंधी, या हैजा, या काला जार। तो कौन सा असंक्रामक रोग है? आपका हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी बीमारी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक ना। तो ये फैलता नहीं है, ठीक ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। बाद बाकी ये सब तीनों बीमारी एक दूसरे से फैल जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन
दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है। दीर्घकालिक मतलब बहुत बड़े, कालिक मतलब समय। तो बहुत बड़े समय तक कौन सा रोग रहता है? खांसी जुकाम रहता है, हैजा रहता है, या मधुमेह रहता है, या टीबी रहता है। तो सबसे अधिक समय तक जो रहता है वह कौन रहता है? आपका मधुमेह बीमारी, जिसे हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक उष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रहा है, तो एक कौन सा गैस उत्तरदायी थे? ऑप्शन आपके चार को है, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन गैस, या ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? देखो, जब जल प्रदूषण होगा तो कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन। देखिए, जल प्रदूषण होगा तो इसका तापमान में तो परिवर्तन होगा नहीं, यही आंसर सही हो जाएगा। हैजा बीमारी तो हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन की कमी ये भी हो जाएगा, फेफड़े में संबंधित रोग यही भी हो जाएगा। तो कौन नहीं होगा? तो जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा जब जल प्रदूषण होगा तो, ठीक ना। तो 40 को जो क्वेश्चन था सेट नंबर 3 में 40 क्वेश्चन को समाप्त हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग सेट नंबर 3 के 40 क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपका 40 में से कितना नंबर आया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने घर में अपने से बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।